brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। वर्दी पर भी 158 का सब रूल 7 में साफ लिखा है कि आप 5 साल से पहले वर्दी चेंज नहीं कर सकते। अगर आप अपनी बातों से बाज नहीं आए तो मजबूरन हमने कड़े स्टेप उठाने पड़ेंगे। अगर किसी की मान्यता भी रद्द करनी पड़ी तो करने में झिझकेंगे नहीं। हम कहते हैं ना कि हमारे पास ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ पर सीट 1400 है और 18,000 बच्चे अप्लाई करते हैं एडमिशन लेने के लिए। दिल्ली का एक स्कूल बताओ, पंजाब का एक स्कूल बताओ। नहीं, हरियाणा में हमारे में बीजेपी अध्यक्ष है मोहनलाल बड़ौली जी है, तो नाम तो आपका भी चल रहा है चर्चा में। नहीं, हमारा नाम नहीं चल सकता। शिक्षा में बदलाव लाने की बात हो रही है, क्रांति लाने की बात हो रही है। हमारे साथ इस वक्त हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, बदलाव लाने की बात की गई, बुक्स को लेकर कंप्लेंट्स थी, काफी चीजें बोली गई। अब फिलहाल क्या ताजा जानकारी है? देखिए, जानकारी की बात तो ये है कि कुछ आमूल चूल परिवर्तन करने की बात थी। नीचे तक जो लोगों की ग्रीवेंसीज हम लोगों को मिली हुई थी उस पर काम करना। लोग हमें कहते थे कि देखो जी, बुक्स के लिए हम लोगों को फोर्स करते हैं कि इस दुकान से लेनी है, स्टेशनरी इस दुकान से लेनी है, वर्दी यहाँ से लेनी है। और कहीं की तो ये भी शिकायत आई थी कि भाई वर्दी भी वो लोग 2 साल में बदल देते हैं। तो मैंने फिर 2003 का जो एजुकेशन का रूल है, रूल नंबर 158 का सब रूल 6, उसमें लिखा हुआ है साफ, और साफ ये लिखा हुआ है कि भाई आप किसी पे दबाव नहीं बना सकते बुक्स खरीदने के लिए, स्टेशनरी खरीदने के लिए, वर्दी खरीदने के लिए। मैंने एक मुफ्त विभाग को निर्देश जारी किया कि सबको ये मैसेज करिए नीचे तक कि आप ऐसा मत करें, और अगर किसी की कंप्लेंट आई तो उसके ऊपर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। वर्दी पर भी 158 का सब रूल 7 में साफ लिखा है कि आप 5 साल से पहले वर्दी चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए भी मैंने विभाग को कहा कि दोनों चीजें नीचे तक जरूर भेजें, क्योंकि इन्हीं पे सबसे ज्यादा शिकायत प्राइवेट स्कूल्स के अंदर से हम लोगों को मिल रही थी। और साफ तौर पे इनको ये भी कहा कि देखो भाई, अगर आप अपनी बातों से बाज नहीं आए तो मजबूरन हमने कड़े स्टेप उठाने पड़ेंगे। अगर किसी की मान्यता भी रद्द करनी पड़ी तो करने में झिझकेंगे नहीं, क्योंकि पेरेंट्स अपना पेट काट के अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है। मनमानी नहीं करें, एक जो जायज व्यवस्था है उससे कोई ना थोड़ी नहीं करता है, मगर मनमानी करना, फोर्स करना और परेशान करना ये ठीक नहीं है। इसलिए हमने कुछ कड़े संज्ञान, कड़े स्टेप उठाने का निर्णय लिया है। कड़ी चेतावनी की आपने बात की है, लेकिन एक चीज है कि कई ऐसे स्कूल्स हैं जिनकी फीस बहुत ज्यादा हाई है, उस पर किस तरह से आप हाँ, ये भी बात पिछले दिनों मेरे संज्ञान में आई थी। हायर में जैसे टेक्निकल में कुछ फीस बढ़ने की बात आती है, तो वहां पे हमारी एक फीस कमेटी थी। मैंने उस फीस कमेटी के लोगों के साथ मीटिंग की, और मीटिंग करके हमने वहां पे एक अच्छा फैसला ये लिया कि जो फीस बढ़ रही थी उसमें भी 7,000 रुपए के आसपास फीस को हमने कम किया है। अब वो सारा विचार विमर्श करने के बाद तब हमारे को ये भी संज्ञान में आया कि भाई यहाँ भी किया जा सकता है। तो तभी हम लोग एक विचार कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम लोग इसको अमली जामा पहना देंगे। यहाँ भी फीस कंट्रोल हो, और इसको कैसे हम लोग बैलेंस बना के, डायनेमिक सिस्टम है जी, प्राइवेट बैलेंस बना के हम लोग ये करें। तो इस पे भी एक कमेटी गठित करके मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर भी एक बार हम लोग काम करें, तो हम लोग जरूर करेंगे इस पे भी काम। एक और चीज बताइए, जब हम बात करते हैं हरियाणा और पंजाब की, वहां पे स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए जा रहे हैं। पंजाब में जो दिल्ली स्कूल ऑफ मॉडल है उसकी बात कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? और हरियाणा का आप सिस्टम है उसको किस तरह पे देखते हैं? देखिए, लोग शब्दों में बोलते हैं बहुत अच्छा, मगर जमीन पे किया क्या वो बताओ ना। हम कहते हैं ना
कि हमारे पास ऐसे स्कूल भी हैं जहां पर सीट 1400 है और 18,000 बच्चे अप्लाई करते हैं एडमिशन लेने के लिए। दिल्ली का एक स्कूल बताओ, पंजाब का एक स्कूल बताओ। आज भी हमारे पास जब हम लोगों ने मॉडर्न संस्कृति स्कूल बनाए हैं तो मेरे कहने से भी एडमिशन नहीं हो रहा है। ऐसे भी स्कूल हैं, सीट्स फुल हो गई हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, गुणवत्ता बढ़ाना एजुकेशन की, इस पे फोकस करने की जरूरत है। ये नहीं है कि आपने 40,000 रुपए का प्रोजेक्टर लटकाया, 40 लाख रुपए का बिल बनाया, सारा चेप के बोले हमारी एजुकेशन बहुत बढ़िया है। दिल्ली में यही तो तमाशा हुआ है, और क्या हुआ बताओ? कोई आपकी गुणवत्ता बढ़ी, उसका क्या प्रूफ है? मैं बताता हूँ। जब 5वीं में आपके एडमिशन बढ़े, 8वीं में एडमिशन बढ़े, 10वीं में आपके एडमिशन बढ़े, +2 में आपके सरकारी स्कूलों में एडमिशन बढ़े, तो समझो कि शिक्षा की गुणवत्ता भी ठीक हुई है, इसीलिए बच्चे वहां पे एडमिशन ले रहे हैं। हमारे यहाँ पे इन सब क्लासेज में एडमिशन की संख्या बढ़ी है, और इस बार जो पिछली बार हमारे एडमिशन थे स्कूल में, हम लोग उसको क्रॉस कर गए हैं, और 30 तारीख तक अभी एडमिशन होना है। आप समझिए कितना बड़ा हुआ है, हम लोग उसको क्रॉस कर गए हैं। प्लस ये रहती थी, कोई भी विपक्ष का आदमी बोलता था कि जी बुक्स नहीं पहुंचती, साल निकल जाता है, 3 महीने पहले बुक्स पहुंचती है, 6 महीने तक बुक्स नहीं जाती, 7 महीने तक नहीं जाती। तो मेरे को पहले से मामला संज्ञान में था, इसलिए हमने पहले ही अपनी पॉलिसी ऐसी बनाई और उस पर हमने ठीक काम किया। अब आपको मैं ये कह सकता हूँ कि 94% बुक्स के सेट, जो 14,14,700 समथिंग जो सेट्स बनने थे, वो हमने 94% सेट्स हमने भेज दिए हैं, और 21 तारीख उसकी लास्ट डेट थी। अभी एडमिशन चल रहे हैं। इतना बड़ा अंतर है, आप अगर समझ के देखेंगे तो जहाँ 6 महीने आगे तक बुक्स नहीं जाती थी, 7 महीने तक नहीं जाती थी, वहां हमने एडमिशन अभी शुरू हैं और हमने इतने % बुक भेज दी। यानी 21 तारीख के बाद उनकी पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी, जिसके में ये काम था। अभी मैं उनसे पूछूंगा आज ही कि भाई आपका कितना होगा, हो सकता है क्या 100% ही पहुंच गया हो। आज का मैंने रिपोर्ट नहीं लिया है, 2 दिन पहले जब मैंने रिपोर्ट ली थी तो 94% तक गया था। आप कल्पना करके देखिए कि इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, जो अकल्पनीय काम, जो ये कहते थे जी हो ही नहीं सकता। मगर ये जो 2-4% बची हुई है ना, इसके ऊपर भी कांग्रेस वाले राजनीति कर सके। वो कह सके कि जी बुक नहीं पहुंची, ये नहीं पहुंची। मैं उनको ये भी मौका नहीं दूंगा किसी को भी, क्योंकि हमारी नीयत ठीक है। हमें पता है कि हमने ये काम करके बच्चों को देना है। 7 महीने बाद बच्चे इस बुक का क्या करेंगे भाई, पहले दो। इसलिए 30 तारीख तक एडमिशन है, और अगली 30 तारीख तक जो भी थोड़ी बहुत एक होता है प्रावधान है, वे लेट फीस की थोड़ी बात कर देते हैं, लेट फीस तक और हो जाए, ताकि जो बच्चे रहे हुए उनका भी एडमिशन हो जाए। तो वहां तक तो हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अभी तो मैं इनके प्लेग्राउंड्स पे ध्यान दे रहा हूँ। अभी मैं ढांचागत विकास की बात, ये कहते थे पहले कि जी स्कूल में टॉयलेट नहीं है, स्कूल में पीने का पानी नहीं है, बच्चियों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। आज मैं कह रहा हूँ ना, आप जाइए ना किसी भी स्कूल में, ढांचागत विकास के लिए मैंने पहले दिन फोकस किया, और फोकस करके हमने सारे काम को कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ कर दिया, 100% कर दिया। और वो जो AI लाने वाले थे उसका क्या हुआ? देखिए, कुछ चीजों पे अभी काम चल रहा है। ये AI ऐसे नहीं पकड़ी उठा के लगा दी, नहीं, इसका भी एक मैकेनिज्म है, वो तैयार होने लग रहा है। जैसे तैयार होगा उसको हम लोग करेंगे। अभी तो हम लोग जो तीसरी भाषा की जो बात कर रहे हैं, उस पर हमारा काम जारी है, और बहुत जल्दी हम लोग उसका MOU करने जा रहे हैं। शायद 24 तारीख को ही हम लोग इसका MOU कर देंगे। थोड़ा और तफसील से बताएं उसके बारे में, क्या MOU है? हम लोग एक भाषा अलग से, जैसे अपने यहाँ पे संस्कृत, जैसे कोई विदेशी भाषा फ्रेंच है ना, तो ऐसी भाषा का भी हमारे बच्चों को ज्ञान हो, वो पढ़ें। तो उस सरकार के साथ हम लोग MOU करें, और करके उनके लोग जो हैं वो हमारे टीचर को ट्रेनिंग दें, ताकि हम लोग अपने बच्चों को ये जो तीसरी भाषा है इसको भी सिखा सके, पढ़ा सके, ताकि यहाँ लोगों को आने वाले दिनों में जो हमारे बच्चे हैं उनको भाषा का भी ज्ञान, और वो कहीं अगर बाहर आए जाएं तो अच्छा है। जैसे मेरी इंग्लिश कमजोर है, तो ऐसा नहीं मेरे को काम अटक रहा है, ये नहीं है।
ना उससे ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, मगर नॉलेज हो तो कोई बुराई नहीं है, नॉलेज हो तो कोई बुराई नहीं है, मगर इसलिए भाषा नॉलेज के लिए आपके दिनचर्या में कोई दिक्कत नहीं आए, कोई अड़चन नहीं आए, और सीखनी भी चाहिए, इसमें कोई बुराई हम भी पंजाब की इससे पहले बात कर रहे थे तो आपसे पूछना चाहेंगे, हमने देखा है कि नायब सिंह सैनी है लगातार पंजाब में एंट्री कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स हैं, हमने को हाल फिलहाल में देखा था पंजाब के सरपंच हैं, उन्होंने काफी तारीफ की हरियाणा सरकार की, तो चल क्या रहा है, मकसद क्या है? नहीं, मकसद की बात नहीं है। देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी से बहुत ज्यादा दुखी हैं। कांग्रेस का भी राज उन्होंने देखा है, और उससे पहले लठमार राज भी देखा है। सब राज्यों में आसपास के इलाके के राज्य कैसा वहां पे प्रशासन है, कैसे वहां की पॉलिटिकल परिस्थिति है, ये सब देखते हैं। हम भी तो उत्तर प्रदेश को देखते हैं ना, दिल्ली को भी देखते हैं, राजस्थान भी देखते हैं, पंजाब भी देखते हैं, तो इसलिए वहां के लोग भी देखते हैं कि भाई पंजाब में सत्यानाश कर दिया लोगों ने, हरियाणा बढ़ रहा है। पंजाब का किसान सड़क पे बैठा, हरियाणा के किसान 24 फसलों का फसल खराब हो जाए तो मुआवजा भी देता है, और उसकी फसल भी खरीदता है, एमएसपी भी खरीदता है। तो यहाँ क्यों नहीं कर पा रहे? स्कूलों के नाम के वो चर्चे करते हैं, बदलाव बताइए ना क्या है बदलाव? कुछ एडमिशन्स बढ़े हैं, कोई गुणवत्ता बढ़ी है, गुणवत्ता के कारण तुमने कोई ऐसा काम किया जिससे वहां की कोई परिस्थिति बदल गई हो। हमारे सुपर 100 में बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं, जेईई में जा रहे हैं, नीट क्लियर कर रहे हैं, पता नहीं कितने आगे तक बढ़ गए। तो हम लोग अलग तरीके से काम करें, तुमने कोई ऐसी व्यवस्था खड़ी करी है क्या जिससे लोगों को लाभ पहुंचा? ऐसे ही पंजाब में प्रशासन एकदम पंगु बन गया, फेल है। वो लोग कह रहे हैं कि भाई देखो, सारे व्रत के देख लिए, ये जो बीजेपी वाले नहीं है रोक काटेंगे हमारा, तो इसलिए वो लोग जुड़ रहे हैं। वो बुला रहे, हमारे मुख्यमंत्री ने भी, और हमने बुलावा है, सबको बुलाते हैं। वो कह रहे हैं कि आओ हमारे यहाँ बढ़ो, बहुत दिन हो गए हैं इन लोगों ने हमारा खून चूसते नहीं। और पक्की बात नोट कर लेना जी, स्पष्ट बहुमत से पंजाब में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लोगों में इतना नीचे इतना रोष है इन लोगों को लेके, आप कल्पना नहीं कर सकते, बहुत रोष। चुनाव में तो अभी 2 साल हैं, लेकिन आपसे बात करना चाहेंगे, क्या कोई बदलाव हम देख रहे हैं तो कि ये चाह रहे हैं कि कल ही चुनाव हो जाओ, इनको लटकाओगे, गिरेंगे इनने। और वो कह रहे हम तो हरियाणा के लोगों से सीख रहे हैं, जैसे हरियाणा ने एक क्रांतिकारी स्टेप उठाया, हम भी पंजाब में जो ये इस तरह की गुंडागर्दी करके उल्लू बना के, है ना, जो ये लोगों की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं सत्ता में बैठ के, टीवी पैड दिखा देंगे, पता नहीं क्या क्या, खोदा पाड़ निकला चूहा मिलता कुछ नहीं फिर उसमें, तो कंगाल हो गया। पंजाब वाले में बोले हम तो आप बोल रहे हो कि पंजाब वाले बदलाव चाह रहे हैं, पर बीजेपी अध्यक्ष में भी कोई बदलाव है क्या? खासतौर पे हरियाणा की बात करें। नहीं, हरियाणा में हमारे में बीजेपी अध्यक्ष है मोहन लाल बड़ौली जी है, तो नाम तो आपका भी चल रहा है चर्चा में। नहीं, हमारा नाम नहीं चल सकता, हमारे यहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं है। मेरे को मंत्री बनाया हुआ है, अब हर चीजें मेरे को मिलेंगी क्या? भाई देखिए, मेरी बात सुनिए, ये तो सब लोगों की राजनीतिक बात होती है, यहाँ कोई फंडा नहीं है। मेरे को मंत्री बनाया हुआ है, मेरे से इतने काम है, मैं अध्यक्ष कैसे बन सकता हूँ? और जबकि अध्यक्ष हमारे पास है, ये पार्टी का निर्णय है, और वो जो काम करने वाले हैं या जिन्होंने संगठन देखना या संगठन के नाते काम करना है, वो अपना काम कर रहे हैं। वो जिसको बनाएंगे, जिसको नहीं बनाएंगे, वो उनका विषय है ना। तो हम लोग इस चक्कर में नहीं पड़ते रही, तो गलत है। जब किसी ने भी अगर ऐसी चीज बोल ली तो वो नहीं है मेरा ऐसा कुछ भी। चलिए, क्योंकि कांग्रेस इस सब में रह गई है तो हमने कहा कांग्रेस की भी बात कर लें। अभी जिस तरह से ईडी की चार्जशीट हुई, नेशनल हेराल्ड को लेकर हुआ और उसके बाद हुआ, किस तरह से देखते हैं? और खासतौर पर जो भूपेंद्र हुड्डा का रोल है, वहां पे भी बदलाव की बात की गई थी, वो भी नहीं हो पाया। मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, लोगों का उल्लू बनाना कोई कांग्रेस से सीखे। हम ये कह रहे हैं आपको कि भाई हमने एक भी मुकदमा किसी के खिलाफ दर्ज नहीं किया।
देखिए, जब इनकी सरकार थी तो हम लोग सड़कों पे उतर कर आंदोलन करते थे। हमने कहा भाई इनके लोग चोर हैं, ये सारी चीज खा गए, 2G में भी खा गए, नेशनल हेराल्ड में भी खा गए, बिरन क्या क्या में इनका कुछ नहीं पता। कोई चीज तो धरती पे न छोड़ी नहीं, अगर जिसमें 2 रुपये और ये ना कांग्रेसी खा गए, एक भी जगह नहीं छोड़ी जी। तो हम लोग सड़कों पे उतर कर इनके खिलाफ आंदोलन करा करते हैं। डरे लोग सड़कों पे उतर कर तो मारेंगे जो इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज ना करे। तो इन्होंने अपने नेताओं के खिलाफ थाने में दरखास्त देकर मुकदमा दर्ज कराया। इन्होंने कराया है, हमने नहीं करा। निकाल के दिखा दो, आप जाओ, छूट आपको। ये भी एक तथ्य पे बोल रहा हूं मैं। तो इन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया। हमने कहा भाई खाली मुकदमा दर्ज करने से बात नहीं बनेगी, ये तो फ्री हो जाएंगे, बड़े बदमाश हैं। इनको CBI को दो, ED को दो, दूसरी जो स्वायत्तता संस्था है उनको दो। इन्होंने सोची हम तो कहीं जाने वाले नहीं, और ये तो हमारा तोता है, जैसे चाहेंगे CBI ने ऐसे मरोड़ लेंगे, ED जैसे चाहेंगे ऐसे मरोड़ लेंगे। पिंजरे में बंद कर रखे थे ना भाई ये लोग इन्होंने। तो इन्होंने मुकदमा दर्ज करके उनको दे दिए, मामले सौंप दिए, और आप लोगों ने पिंजरा खोल दिया। इन्होंने उनको मुकदमे दे दिए, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। हमारी सरकार आई, हमने इनको कहा भाई तुम बड़े चोर थे, टीवी डिबेट में तो आप ही लोग बिठाया करते। कहा करते अगर हम चोर हैं तो फिर हमारी जांच क्यों नहीं करवाते। यही बोलते थे, आपके चैनल पे बोलते थे भाई हमारी जांच कराओ। हमने कहा ठीक है हम तेरी जांच करा लेंगे। हमने पूछा किससे कराएं, बोला हमारा तो CBI में मामला है, ED में मामला है, करवाओ जांच। जब तो छोड़े होकर बोलते थे टीवी चैनल पे। भाई मोदी जी तो पहले कह रहे हैं वो जिसने भी इस देश के गरीब का पैसा खाया है उसको हिसाब देना पड़ेगा। हमने कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया, हमने कुछ नहीं करा, ना हमने CBI को ED को दिया। इनके पहले ऑलरेडी केस दर्ज थे, उन संस्थाओं के पास थे, उनको इन्होंने पिंजरे में बंद कर रखा था। आंधे मोदी जी ने कहा भाई जिसका जो बनता है आराम से फ्री हो तुम सब लोग, स्वायत्त संस्थाएं हैं, आप अपना काम आजाद होकर करो। उन्होंने आजाद होकर काम कर दिया, ये सारे उसके लपेटे मारे हैं। और दोष दर रहेगी जी मोदी जी तो है ना, या ये BJP वाले फलाने, ये तो दुर्भावना से काम कर रहे। हम कौन सी दुर्भावना से काम कर रहे भाई, हमने कोई दुर्भावना नहीं है। मुकदमा हमने दर्ज नहीं करा, CBI ED में हमने नहीं दिया, हमने कुछ करा ही नहीं। हमने तो जहां तुम लोग इस पर सांप, धन के ऊपर सांप कुंडली मार के बैठ जाए ना और कोई छेड़ नहीं सकता, ये तो न्यू सोच रहे थे। अब इनको थोड़ी पता भाई समाज में बड़ा भारी परिवर्तन, और परिवर्तन की आंच तो फिर सब तक आएगी। अब वो आ रही है, अब इनको लग रहा है कि भाई ये तो दुर्भावना से काम करे। कोई दुर्भावना से काम नहीं करा। जिसने इस देश के गरीब का पीसा खाया हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा, ये कह रहे हैं महिपाल ढांडा, जो कि सीधा हमसे बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन चांदी के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़।